So hello everyone. In this lecture, we will see the state legislature. And state legislature is which part? It is part 6. Part 6. And which article? It is article 168 to article 212. मैंने पार्लियामेंट को थर्ली कवर किया है लास्ट लेक्चर्स में. अगर आप देखोगे प्ले लिस्ट में जाकर के, उसमें पूरी लोकसभा राज्यसभा सब कुछ कवर्ड है. ठीक है. सो स्टेट लेजिस्लेचर को जब आप पढ़ने बैठो तो ये ज़रूर करना कि आप पहले लोकसभा और राज्यसभा को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक है. लगभग चीज़ें सेम एकदम. जो लोकसभा के लिए है वही लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है. ठीक है. सारे आपको सब कुछ चीज़ें मिलेगी. ठीक है. जो एक्सेप्शंस हैं या जो चीज़ें वहाँ पर नहीं पढ़ाई है मैंने, ठीक है, वो मैं इस लेक्चर में कवर कर दूँगा. ठीक. सो अगर मैं ऐसे रिपीट करने लगूँ तो बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे और वो यूजलेस है. आपको भी कन्फ्यूजन होगा उससे और कुछ नहीं होगा. सो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस पहले देख लेना लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बाकी एक्सेप्शंस को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी विल सी आर्टिकल 168. आर्टिकल 168 किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. इट टॉक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक. सो स्टेट्स विद वन हाउस ओनली. स्टेट विद वन हाउस ओनली. जैसे कि आपको पता होगा कि 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास 2 हाउसेज है. दैट इज दे हैव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो. ठीक है. ऐसे सिर्फ 6 स्टेट है. वो 6 स्टेट्स है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. ठीक है. बाकी अन्य जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. दे डोंट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. सो स्टेट दोज स्टेट विच हैव वन हाउस ओनली, देयर कंपोजिशन इज दे हैव गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और वो स्टेट जिनके पास 2 हाउसेज हैं वहाँ पर कंपोजिशन होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोअर हाउस, एंड थर्ड इज गवर्नर. ओके. तो ये कंपोजिशन होने वाली है. मैं आपको वो 6 स्टेट्स का नाम भी दे देता हूँ. बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिनमें. ठीक है. 6 स्टेट्स. यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है. ये 6 वो स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है अपनी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. मतलब अपर हाउस भी है, लोअर हाउस भी है. लेकिन इनके अलावा जितनी भी बची स्टेट्स हैं उनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. दे डोंट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके. मूविंग अहेड विद आर्टिकल नंबर 169. आर्टिकल 169 क्या कहता है? पार्लियामेंट बाय लॉ शैल क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट. सो हु कैन क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट? पार्लियामेंट. कैसे? बाय अ लॉ. पार्लियामेंट बाय लॉ शैल क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट if legislative assembly passes a resolution with special majority. ठीक है. if legislative assembly passes a resolution with स्पेशल मेजोरिटी. सो ये क्या हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि पार्लियामेंट विल नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन इन दिस मैटर. ठीक है. पार्लियामेंट अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास ना करे स्पेशल मेजोरिटी के साथ कि हमको नया लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए या हमको अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश कराना है, तब तक पार्लियामेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता. ठीक है. एंड पार्लियामेंट बना भी सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ख़त्म भी कर सकता है, अबॉलिश भी कर सकता है फॉर द स्टेट बाय पासिंग अ लॉ. वो एक लॉ पास करेंगे, देन दे कैन अबॉलिश और क्रिएट अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. अंडर आर्टिकल 169 कुछ और पॉइंट्स लिखिए. सच a law shall not deemed to be an amendment under article 368. Such a law shall not
deemed to be an amendment under Article 368, therefore is passed by जो लॉ पास करके पार्लियामेंट अबॉलिश या क्रिएट करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको आपको अमेंडमेंट नहीं समझना है अंडर आर्टिकल 368, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानना उसको, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। देयरफॉर इस पास बाय सिंपल मेजोरिटी। सो उसको जो पास किया करने का जो एक तरीका बताया, किस तरह की मेजोरिटी चाहिए उसको उस लॉ को पास करने के लिए, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा वो, ठीक है। आर्टिकल 360 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सच अ लॉ शैल नॉट डीम टू बी एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सो जो लॉ पारित करके पार्लियामेंट अबॉलिश या क्रिएट करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन खुद आर्टिकल 1 में कहता है कि उसको पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। राइट, वन मोर पॉइंट, such a resolution is non-binding upon the parliament. Such a resolution is non-binding on the parliament. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास भी कर देती है लेजिस्लेटिव असेंबली कि आप हमारे लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दीजिए, अबॉलिश कर दीजिए, उसके बाद ये चीज़ बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट पे कि अगर उन्होंने किसी स्टेट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो वो पार्लियामेंट को काम करेगी। सच ए रेजोल्यूशन इज नॉन बाइंडिंग, तो वो नॉन बाइंडिंग है, बाधित नहीं है पार्लियामेंट उसका कार्य करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ ब्रैकेट में लिखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 क्रिएटेड legislative council for Madhya Pradesh, but the president had not notified the legislative council. तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने उनको नोटिफाई नहीं किया था, इसलिए वो एग्जिस्टेंस में कभी आ ही नहीं पाई, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू हैव 4 पार्ट्स ऑफ प्रोविंसेस, वी यूज्ड टू हैव 4 पार्ट्स ऑफ प्रोविंसेस, पार्ट A, B, C, D. So they were abolished and discarded and by this 7th Constitutional Amendment Act 1956, and we gave ourselves the concept of states and duties. Thus states and duties became part of constitution after the 7th Constitutional Amendment Act. Before the 7th Constitutional Amendment Act there was no concept of state and duties. So जब 7th Constitutional Amendment Act था उसने हमें states and duties का concept दिया था, उससे पहले state and duties exist नहीं करती थी 1956 से पहले, ठीक है। पहले प्रोविंसेस होती थी और प्रोविंसेस के पार्ट्स होते थे जिनको हम ABCD करके जानते थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। देन आफ्टर दी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हमने संशोधन किया और वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मूविंग अहेड विद आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 किस बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं आर्टिकल 81 बात करता है इसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो आपको पैरेलली पढ़नी है सारी चीज़ें, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये बताता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की, इट शुड बी 500, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमको पता चलती है आर्टिकल 170 के तहत कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए 500। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ, दैट इज यूपी विथ 403 सीट्स, ओके। और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो नो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्ट्रेंथ। मिनिमम स्ट्रेंथ शुड बी 60, बट द सोर्स फॉर मिनिमम स्ट्रेंथ इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें मिनिमम स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलता है, RPA 1950, ठीक। लेकिन अब सभी राज्य इतने बड़े नहीं हैं, हर स्टेट इतनी बड़ी नहीं है कि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए मिनिमम स्ट्रेंथ के। सो वी हैव सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, विद एक्सेप्शन ऑफ गोवा जहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ इज 40, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश वेयर मिनिमम स्ट्रेंथ इज 30, देन वी ऑल्सो हैव सिक्किम मिनिमम स्ट्रेंथ इज 32, then we have Mizoram, minimum strength is 40, then we have Nagaland where minimum strength is 46,
ठीक। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मिनिमम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, सो इनको हमने एक्सेप्शन क्राइटेरिया में डाला हुआ है, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम एंड नागालैंड। नाउ वी विल मूव विद आर्टिकल 171। आर्टिकल नंबर 171। आर्टिकल 171 किस बारे में बात करते हैं? नंबर 1, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की? आर्टिकल 171 बताता है इस बारे में। इट शुड बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ LA, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें, सो 1/3 ऑफ 403 सीट्स ऑफ UP's लेजिस्लेटिव असेंबली, सो it will be 134. So legislative council of UP can have maximum possible strength of 134. And what about minimum strength? Minimum strength of legislative council for 6 states should be 40. And president strength का हमें कैसे पता चलता है? The president strength, ब्रैकेट में लिख लीजिए, the president strength of 6 LCs has been given under which act? It is given under RPA 1950. RPA 1950 में बताता है what should be the present strength of 6 LCs. 6 LCs का मतलब 6 legislative councils. 6 legislative council का मतलब वो 6 स्टेट्स, वो 6 राज्य जहाँ पे legislative council एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो हमें यहाँ से पता चला कंपोजिशन के बारे में। आर्टिकल 171 ने हमको बताया कंपोजिशन के बारे में। देन आर्टिकल 171 ही हमको बताता है इलेक्टर्स के बारे में, कि हु विल बी द इलेक्टर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्टर्स का काम करते हैं, ठीक है। So members of legislative councils are elected by 1/3 are elected by MLAs. Okay, so 1/3 members of legislative council are elected by MLAs. Then 1/3 are elected by local bodies. Local bodies का क्या मतलब हुआ? Local bodies both rural plus urban local bodies. रूरल के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे ग्राम पंचायत या ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। अर्बन एरियाज में वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन वी हैव म्युनिसिपल कमिटीज। देन वी हैव नगर पंचायत, ठीक। सो 1/3 आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, बोथ रूरल एंड अर्बन बॉडीज विल इलेक्ट, ठीक है। सो इलेक्टर्स के तौर पर अब तक हमने देखा MLAs होते हैं एंड लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, ठीक है। हु अदर आर द इलेक्टर्स? 1/12 आर elected by teachers, in bracket right, in bracket right at least class 10th, and write one more point in the bracket, 3 years standing and residing. मैं एक्सप्लेन करूँगा इस पॉइंट को। फर्स्ट यू राइट डाउन द इलेक्टर्स। 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स residing, in bracket also write 3 years standing and residing. And 1/6 are nominated by governor. Nominated by governor, in bracket write literature, arts, science, social service and cooperative movement.
these four and this one, that is 4 plus 1. Okay, these are the electors for the legislative council. Okay, so इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टर्स को देख के ही आपको इतना कन्फ्यूजिंग लगा होगा कि कितना कन्फ्यूजिंग सा है, एंड क्या मतलब कन्फ्यूजिंग ओवर हु रिप्रेजेंट्स हु इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेजिस्लेटिव राज्यसभा एंड लोकसभा आर कंप्लीटली इक्वल इन पावर एक्सेप्ट इन वन थिंग, दैट इज ऑन द मनी बिल। मनी बिल पे राज्यसभा को इक्वल पावर्स नहीं है लोकसभा के बराबर, लेकिन बाकी आप किसी भी मुद्दे में देखोगे वो एक बहुत पावरफुल हाउस है। वो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल का राज्यसभा के साथ, बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आप इलेक्टर्स की सूची देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आप रिप्रेजेंट किसी को कर रहे हो, मतलब जो यहाँ पर बैठेंगे चुन करके जो मेंबर्स बैठेंगे वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं। इतने सारे कोई मतलब एमएलएज भी उनको इलेक्ट कर रहा है, कोई लोकल बॉडी से इलेक्ट कर रहा है, कुछ टीचर्स हैं, कुछ ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, मतलब इतना कन्फ्यूजिंग से लगता है। सो बहुत डिफरेंसेस है लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कुछ भी पावर नहीं है, अगर देखा जाए एक तरीके से कुछ भी पावर उनके पास नहीं है। आगे मैं कुछ एक्सेप्शन जब आपसे शेयर करूँगा तो आप देखोगे बिल्स के ऊपर भी दे डोंट हैव दैट मच पावर जितनी राज्यसभा के पास है। राज्यसभा तो बहुत पावरफुल हाउस है, परमानेंट हाउस है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस, लेकिन आप पावर्स में बहुत ह्यूज डिफरेंस देखोगे। ठीक है, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा एटलीस्ट दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये क्लियरली बताया हमको, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में क्लियर नहीं है। सो कौन कौन इलेक्टर्स हुए, इलेक्टर्स आर एमएलएज, देन यू हैव लोकल बॉडीज, देन यू ऑल्सो हैव टीचर्स, देन यू हैव ग्रेजुएट्स रिजाइडिंग, देन गवर्नर। ठीक, सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा 1-3 आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज़, उसके बाद 1-12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। ठीक, एटलीस्ट क्लास 10th। एटलीस्ट क्लास 10th का क्या मतलब हुआ कि जो टीचर्स 10th 11th 12th को पढ़ाते हो दे कैन बी द इलेक्टर्स। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर कहलाते हैं, वो यहाँ पर इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो टीचर्स जो कम से कम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हो दे कैन बी द इलेक्टर्स। 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वो पढ़ा रहे हो कम से कम 3 साल से बिफोर द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इलेक्टोरल रोल बनने के 3 साल पहले से वो टीचिंग में मतलब टीचर हो, तभी वो क्वालिफाई करेंगे टू बी इलेक्टर। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ग्रेजुएट्स रिजाइडिंग 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम 3 साल पहले वो ग्रेजुएट हो चुके हो बिफोर द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, एंड रिसाइडिंग का क्या मतलब है यहाँ पर दोनों जगह। रिसाइडिंग का मतलब है कि वो उसी स्टेट से बिलोंग करते हो। द ग्रेजुएट एंड टीचर शुड बी फ्रॉम दैट स्टेट ओनली जहाँ पर वो इलेक्टर बनना चाहते हैं या बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग का ये मतलब हुआ। स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 3 साल से वो पढ़ा रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट 3 years बिफोर द इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी वो कम से कम 3 साल हो चुके हैं उनको ग्रेजुएट हुए बिफोर द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हो, ये दोनों पॉइंट। एंड 1-6 आर नोमिनेटेड बाय गवर्नर, and what are the categories? One you have literature, then arts, then science, then social service, plus one that is cooperative movement. ठीक है, सो ये सब कुछ कैटेगरीज के अंदर गवर्नर भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सेम एज राज्यसभा। सो हम ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एकदम सेम है राज्यसभा की तरह। ठीक है, वो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि दोनों ही परमानेंट हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा बोथ आर परमानेंट हाउस। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर आफ्टर 2 years। मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। देन द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इज ऑल्सो 6 years। राज्यसभा में 6 years होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 6 years ही होती है। टर्म ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इज 6 years। एंड सोर्स क्या है 6 years के लिए? द सोर्सेस RPA 1951। ओके, यू कैन राइट वन मोर पॉइंट जितना मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया। द अबाव अरेंजमेंट, द अबाव अरेंजमेंट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब ये फिक्स नहीं है, इट कैन बी चेंज। टेंटेटिव एंड कैन बी मॉडिफाइड under 171 by the parliament by passing a law. However, no such law has been passed by parliament.
ठीक, जो भी अरेंजमेंट हमने ऊपर देखा, ये टेंटेटिव एंड पार्लियामेंट जब भी चाहे लॉ के तहत इसको चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 170 का, ठीक है। सो अदर एक्सेप्शंस फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ जो और एक्सेप्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। अदर एक्सेप्शंस फॉर स्टेट legislature. Number 1, you will see the chairman of legislative council is a member of the house. The chairman of LC is a member of the house. लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो मेंबर नहीं होते, बिकॉज जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए वो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियल का मतलब ये होता है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, लेकिन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक। पॉइंट नंबर 2, quorum is 110 of the total strength or 10 whichever is greater, ठीक है। कोरम मतलब कि मिनिमम नंबर्स, कितने मेंबर्स होने चाहिए हाउस के अंदर ताकि जो उस दिन की मीटिंग है वो कंडक्ट कराई जा सके, ठीक है। कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, या तो 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, या 10 या उससे ज़्यादा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी मीटिंग को कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। नंबर 3, वी विल सी द प्रोसीजर टू enact a bill. On which article? Article is 197. Procedure to enact a bill. थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुन लेना। इफ अ बिल इज पास बाय एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को पास कर दिया। इफ अ बिल इज पास बाय एलए, इट इज रेफर्ड टू एलसी, फिर हो जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है। इफ एलसी पास द बिल, और एलसी ने भी अगर पास कर दिया, अगर एलसी ने भी पास कर दिया, देन द बिल गोज टू गवर्नर, गवर्नर के पास चला जाएगा। हु एक्ट्स अंडर आर्टिकल 200, फिर गवर्नर उस बिल पे एक्ट करेंगे अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही सो मैं फिर से कहूँगा, आप पार्लियामेंट की मेरी पूरी जो सीरीज़ है लोकसभा राज्यसभा की, आप वो पूरी देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ अ बिल इज पास्ड बाय एलए, इट इज रेफर्ड टू एलसी, एलसी मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड इफ एलसी पासेस द बिल देन इट गोज टू गवर्नर हु एक्ट्स अंडर आर्टिकल 200, ओके। इसको मैं लिख देता हूँ, बिल एलए पास्ड, मतलब जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, इट विल गो टू एलसी। नाउ एलसी ने भी पास कर दिया तो बिल जाएगा गवर्नर के पास। अगर एलसी ने अमेंड किया तो दो केस बनते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया वो अमेंडमेंट एलए ने, या डिसएग्री कर गए एलए विद द अमेंडमेंट, डिसएग्री बाय एलए। या तो जो अमेंडमेंट उस बिल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने करना चाहा उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो वेल एंड गुड, ठीक है। फिर वो बिल दोबारा से पास हो जाएगा, गवर्नर के पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अमेंडमेंट किया एलसी ने और उससे डिसएग्री कर गए एलए, सो एक क्राइटेरिया तो ये बन गया, ठीक। सो एलसी के पास क्या क्या पावर है बिल्स को लेकर के, वो पास कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, देन रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 कि पास ही नहीं किया 3 महीने तक, नॉट पास्ड विद इन 3 months। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव 3 months, बट इन द केस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज 6 months टाइम्स, ठीक है। सो ये कंडीशन बन गई। सो अगर अमेंडमेंट किया एलसी ने और एलए ने डिसएग्री कर दिया, ठीक है, उससे, या एलसी ने रिजेक्ट ही कर दिया, या बिल को रख लिया और 3 महीने तक पास नहीं किया, इस कंडीशन में डेडलॉक बन जाएगा। इट विल लीड टू द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। अब पार्लियामेंट में जब डेडलॉक बनता है तो क्या होती है, जॉइंट सेटिंग, लेकिन यहाँ पर कोई जॉइंट सेटिंग नहीं होगी, नो जॉइंट सेटिंग। ध्यान रखना है, बहुत बार उसमें पूछा भी गया है एग्जाम्स में, नो जॉइंट सेटिंग, ठीक है। आपको कोई जॉइंट सेटिंग देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन, थिंक ओवर इट। अगर डेडलॉक क्रिएट हो गया उस कंडीशन में और जॉइंट सेटिंग कर नहीं सकते, फिर होगा क्या, राइट डाउन। इफ बिल इज रेफर्ड अगेन टू एलसी,
then LC can delay the bill maximum for 1 month, हद से ज़्यादा एक महीने के लिए। पोस्ट 1 month, 1 महीने के बाद द बिल शाल बी डीम्ड टू पास बाय LC, द बिल शाल बी डीम्ड टू बी passed by LC, therefore the LC can delay the bill maximum to maximum for 3 + 1, that is 4 months। सो यहाँ पे अगर डेडलॉक होता है तो जॉइंट सेटिंग तो होती नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर जो भी अमेंडमेंट किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, उस अमेंडमेंट से अगर डिसएग्री कर गया लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मान लो रिजेक्ट कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल को जो LA ने भेजा था, या लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 3 महीने तक पास ही ना किया, उस केस में क्या होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से सेम बिल भेज सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। एंड अगर फिर 1 महीने का टाइम मिलता है, इफ बिल इज रेफर्ड अगेन टू LC, देन LC कैन डिले द बिल मैक्सिमम फॉर 1 month, ठीक है। 3 महीने तो ये वाले हो गए, नॉट पास विद इन 3 months, अगर 3 महीने तक उन्होंने खुद पास नहीं किया, फिर 1 महीना और मिलेगा, पोस्ट 1 month द बिल शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड। सो अगर उन्होंने कुछ एक्शन भी नहीं लिया तो ये समझ लिया जाएगा कि बिल पास हो चुका है, ठीक है। एंड देन द बिल विल गो टू द गवर्नर, देयरफॉर LC कैन डिले द बिल मैक्सिमम फॉर 3 + 1 4 months। तो सिर्फ 4 महीने तक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बिल को डिले कर सकती है, उससे ज़्यादा उसके पास कुछ पावर्स नहीं है इस पर। लेकिन वही राज्यसभा के पास अगर देखोगे आप, एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल्स दे हैव इक्वल पावर्स। एक कंडीशन लो कि राज्यसभा ने पास करके भेजा बिल को एंड लोकसभा के पास जाता है, तो लोकसभा उसमें क्या कर सकती है, ठीक है। डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, देन प्रेसिडेंट विल कॉल फॉर द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। सो लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स एक्सेप्ट ऑन द केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल में राज्यसभा के पास उतनी पावर्स नहीं है जितनी लोकसभा के पास है, अन्यथा किसी भी केस में आप देख लेना इक्वल पावर्स देखने को मिलेगी आपको लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ भी पावर नहीं है, अगर आप उसको कंपेरिजन करोगे राज्यसभा से, वो कंपेरिजन मतलब कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ का, बहुत डिफरेंस है दोनों के पावर्स में। LC अगर बिल नहीं पास कर रही है तो मतलब एक तरह से थोप के बिल पास हो जाएगा, ठीक है। LA दोबारा से उस बिल को रेफर कर देगी तो वो बिल 4 महीने के अंदर इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड अगेन, ठीक है, विद इन 4 months। सो कोई कंपेरिजन नहीं है। राइट वन मोर पॉइंट, इफ अ बिल इज पास्ड बाय LC एंड इज रेफर्ड टू LA, देन इफ अ बिल इज पास्ड बाय LC मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई एक बिल को पास किया एंड उसको रेफर कर दिया टू LA, उस केस में क्या होगा, एंड इज रेफर्ड टू लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर क्या होगा, there is no time limit, there is no time limit within which LA has to act, and if the bill is rejected by LA, then the life of the bill ends। सो अगर कोई बिल पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा, ठीक है, उस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं गिवन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। सो अगर एक बार बिल को रिजेक्ट भी कर दिया लेने, तो उसके बाद लाइफ ऑफ बिल वहीं पे एंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्कीम में हमने क्या देखा था कि अगर LC रिजेक्ट करती है किसी बिल को, तो अगर LA दोबारा से उसी बिल को भेजेगी LC के पास, तो मैक्सिमम 4 महीने तक डिले कर सकते हैं उसको, 4 महीने के बाद इट विल बी डीम्ड टू बी पास्ड, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल है LA इन कंपेरिजन टू LC, एंड LA LC का कोई कंपेरिजन नहीं है, एंड LC एंड राज्यसभा का कोई कंपेरिजन नहीं है। राज्यसभा बहुत पावरफुल है, उसका कोई कंपेरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। स्टेट के अपर हाउस का और सेंटर के अपर हाउस का कोई कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। तो मैंने जितने भी एक्सेप्शंस चीज़ें थी वो सारी कवर कर दिया। बाकी अगर आप पार्लियामेंट वाली वीडियोस देखोगे तो बाकी सब चीज़ें भी एकदम सेम है, आपको वहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।